जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पूर्व भी हमने लगभग 5 वीडियो अपने YouTube चैनल पर इससे संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। और अलग अलग विषयों पर भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ रिवीजन के लिए ही वीडियो ये बनाया गया है 10-20 मिनट का, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्री और मेंस में पूछे जा सकते हैं उन्हीं विषयों पर है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा शेयर करें। आते हैं विषय पर। हम चर्चा कर रहे थे बंधक का, और बंधक में हमने चर्चा कर लिया है कि बंधक क्या होता है, बंधक कितने प्रकार का होता है। और हम इसके पश्चात चर्चा कर रहे थे कि बंधककर्ता के क्या अधिकार हैं। तो उसमें हमने धारा 60 का चर्चा किया था कि उसको कैसे जो है मोचन कराने का अधिकार है यदि वो स्वदेह धन को परिदत्त या निविदत कर देता है बंधकदार को। तो उसके बाद हमने चर्चा किया था धारा 83 का, उसमें यदि निक्षेप कर देता है उस स्वदेह धन को न्यायालय में तो फिर क्या उसके राइट होंगे, या उसके बाद से मोचन का वाद यदि लाया जाता है बंधककर्ता द्वारा तो फिर क्या उसके अधिकार होंगे। तो इन अधिकारों को हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे धारा 63 का और धारा 63 कैपिटल ए का, और साथ में हम धारा देखेंगे 70 का भी, क्योंकि यहाँ अभिवृद्धि और अनुवृद्धि की बात कही गई है। तो धारा 63 में अनुवृद्धि की बात कही गई है और धारा 63 कैपिटल ए में अभिवृद्धि की बात कही गई है। और धारा 70 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बंधकदार के अधिकार की बात कही गई है। वहाँ भी एक बात कही गई कि जो बंधक संपत्ति है उसमें बंधक के दौरान कभी कोई अनुवृद्धि हो जाती है तो क्या बंधकदार के अधिकार होंगे। तो हम लोग अभिवृद्धि और अनुवृद्धि से संबंधित बंधककर्ता और बंधकदार के क्या अधिकार होंगे उसको आज देखेंगे। चूंकि दोनों शब्द मिलता जुलता है, लेकिन यदि अनुवृद्धि को हम देखेंगे तो यहाँ कहीं परिभाषित नहीं की गई है। लेकिन अनुवृद्धि का मतलब होता है कि संपत्ति में कोई अपने आप ऐसी परिवर्तन हो जाए जो कि उसके मूल्य को या किसी भी प्रकार से उसमें बढ़ोतरी हो जाए। और अभिवृद्धि का मतलब ही होता है कि संपत्ति में किसी प्रकार का विकास करके उसकी वृद्धि कर देना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम इसी का चर्चा करेंगे। पहले धारा 63 का देख लेते हैं कि यदि अनुवृद्धि होता है तो बंधककर्ता को क्या अधिकार है। तो इसमें धारा 63 ये कह रहा है कि बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि जहां की बंधकदार के कब्जों में की बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है, वहां तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। यानी कि जो अनुवृद्धि हो रही है, यदि बंधककर्ता और बंधकदार के बीच कोई ऐसा संविदा नहीं हुआ है तो उस मोचन के अधिकार के समय जिस समय मोचन का अधिकार का प्रयोग बंधककर्ता करेगा तो उस अनुवृद्धि को प्राप्त भी करने का हकदार होगा। लेकिन उसमें कुछ शर्त लगाई गई है। अब शर्त क्या है? ये कह रहा है कि अंतरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि, जहां की ऐसी अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है और मूल संपत्ति के अपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है, वहां उस अनुवृद्धि को लेने की वांछा करने वाला बंधककर्ता उसे अर्जित करने का व्यय बंधकदार को देगा। यदि ऐसा पृथक कब्जा या उपभोग संभव न हो तो वह अनुवृद्धि संपत्ति के साथ प्रदत्त करनी होगी और बंधककर्ता दायी होगा कि ऐसी दशा में या ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो, उस अर्जन में आवश्यक हो, या ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो, उस अर्जन में लगे उचित खर्चों को उन पर उसी दर से जो मूलधन पर देय है, या जहां की ऐसी कोई दर नियत नहीं की गई है वहां 9% वार्षिक ब्याज से सहित मूलधन में जोड़कर दे। तो यहाँ जो 9% है ये कहीं ना कहीं प्री का क्वेश्चन बनता है और इसी बात को हर जगह लिखा गया है। इसके बाद ये कह रहा है कि अंतिम वर्णित धारा दशा में अनुवृद्धि से उत्पन्न होने वाले लाभ
यदि कोई हो बंधककर्ता के नाम जमा किए जाएंगे। उसके बाद पुनः ये कह रहा पैरा, जहाँ की बंधक भोग बंधक है और अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है, वहाँ अनुवृद्धि से उद्भूत लाभ यदि कोई हो, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसे व्यय किए गए धन पर देश ब्याज मध्य यदि कोई हो मुजरा कर दिए जाएंगे। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य यही है, पूरे इस धारे को पढ़ने से पहला तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी अनुवृद्धि होगी उसको पाने का हकदार होगा बंधककर्ता, चाहे वो बंधककर्ता के निर्देश पे किया गया हो और चाहे वो खुद बंधकदार द्वारा उसको अपाय या बचाने के लिए किया गया हो। और ये भी इसमें एक बात कह रहा है कि यदि कोई ऐसा भोग बंधक है तो भोग बंधक में जो अनुवृद्धि होगी उसके जो बंधक धन के शोध के रूप में जो चुकता कराया जाएगा बंधककर्ता द्वारा, तो उसमें मुजरा कराने का हकदार होगा बंधककर्ता को। अब एक चीज जो हम लोग को देखना है, इसमें जो बातें निकल के आती हैं वो तीन तरह की बातें आ रही। एक तो कह रहा है कि प्राकृतिक अनुवृद्धियां हैं जो अपने आप हो रही हैं। दूसरा कह रहा है कि पृथक्करणीय अर्जित अनुवृद्धियां हैं, मतलब जिसको ऐसी अनुवृद्धि है जिसको पृथक किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि अपृथक्करणीय अर्जित अनुवृद्धियां हैं, मतलब इन तीन तरह की अनुवृद्धियां हैं और तीनों में क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले वाली जो प्राकृतिक अनुवृद्धि है तो उसके लिए बंधकदार को किसी प्रकार का बंधककर्ता को प्रतिकर नहीं देना होता है, ना ही उसका कोई खर्चा देना होता है, और वह बंधककर्ता को प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है, क्योंकि वो अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से अनुवृद्धि हुई है। लेकिन दूसरे तरह की जो बात कर रहा है कि अर्जित अनुवृद्धियां जो कि पृथक्करणीय करने के योग्य हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि यदि बंधककर्ता संपत्ति के साथ इन्हें भी लेना चाहता है तो उसे इन्हें लगाने में या बनाने में जो खर्चा हुआ हो उसे बंधकदार को देना पड़ेगा, बंधकदार को। तो जो अर्जित अनुवृद्धियां, माने जिसको अर्जित किया गया है, खुद से अनुवृद्धि कराया गया है कोई ऐसा करके, उसमें कार्य करके, तो वो चीज इसमें ये कह रहा है कि अगर जो बंधककर्ता चाहता है मोचन के समय कि उसको प्राप्त करे, भले ही वो पृथक करने योग्य है, तो भी उसको पूरे बंधकदार को खर्च दे करके वापस लेना होगा, मैंने प्राप्त करना होगा। तीसरी जो बात कर रहा है कि अर्जित अनुवृद्धि जो अपृथक्करणीय है, तो जहां अपृथक्करणीय है उसके संबंध में तभी उसको व्यय चुकानी होगी जब बंधककर्ता दो कंडीशनों को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन कह रहा है कि जब बंधनग्रस्त संपत्ति को नाश, समर्पण या विक्रय से परिरक्षित करने के लिए अर्जन आवश्यक था, यानी कि बंधकदार द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया था जो कि बंधकग्रस्त संपत्ति को नाश, समर्पण या विक्रय से परिरक्षित करने के लिए अर्जन आवश्यक था, तब उस कंडीशन में बंधकदार को उसका संदाय करके ही बंधककर्ता प्राप्त कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया, यानी कि बंधककर्ता ने ही इस बात की अनुमति दिया है बंधकदार को कि तुम इसमें अर्जन करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में भी बंधककर्ता को उसका व्यय करके, यानी कि उसका जो मूल्य है उस अर्जन करने में जो कष्ट लगा है उसको दे करके ही वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि बंधककर्ता को प्राप्त करने का अधिकार है मोचन के समय, लेकिन उसमें जो लागत आए हैं, खर्च आए हैं, व्यय आए हैं, उसको अदा करने के बाद ही मिलेगा। और उसको यही नहीं, वो ये भी करे कि 9% ब्याज के दर से उसको चुकता करना पड़ेगा यदि वो विलम्ब कर रहा है तो ये बातें कही गई हैं धारा 63 में। अब हम धारा 63 कैपिटल ए देख लेते हैं। तो 63 कैपिटल ए में कहा गया कि बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि, यहाँ अभिवृद्धि शब्द है, वहां अनुवृद्धि था 63 में, और 63 कैपिटल ए में बता रहा है अभिवृद्धि। यहाँ भी कह रहा है कि जहां की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है, वहां मोचन पर बंधककर्ता तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अभिवृद्धि का हकदार होगा, और बंधककर्ता केवल उपधारा 2 में उबंधित मामलों को छोड़कर उसका खर्चा देने का दायी न होगा। यानी कि इसमें जो अभिवृद्धि की जाएगी बंधक के दौरान, तो ये कह रहा है कि उपधारा 2 के अलावा बंधककर्ता को किसी भी प्रकार का व्यय चुकाया नहीं जाएगा बंधककर्ता द्वारा, और वो ऐसे ही प्राप्त करने का हकदार होगा यदि बंधककर्ता और बंधकदार में कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो। अब उपधारा 2 में कंडीशन क्या है जिसमें उसको देना होगा बंधककर्ता को व्यय? तो ये कह रहा है कि जहां की कोई ऐसी अभिवृद्धि बंधकदार के खर्चे पर की गई थी
और संपत्ति को नाश या क्षय से परिरक्षित करने के लिए आवश्यक थी, या प्रतिभूति को अपर्याप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक थी। ये जो प्रतिभूति की बात है वही बात धारा 70 में भी दी गई है कि धारा 70 में कहा गया कि जब बंधकदार का क्या अधिकार होगा, तो यदि कोई ऐसी अनुवृद्धि की जाती है और उस अनुवृद्धि का उद्देश्य केवल ये है कि प्रतिभूति को अपर्याप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक है, तो जो बंधक धन है उसको अपाय होने के लिए प्रतिभूत करने के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें बंधकदार को अधिकार होगा। यही बात धारा 70 में भी कहा गया, जो धारा यहाँ 63 में कहा जा रहा है उपधारा 2 में। या किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेश के अनुपालन में की गई थी, वहां तद प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधककर्ता दायी होगा कि अभिवृद्धि के उचित खर्चों को ऐसी दर से ब्याज सहित जो मूलधन पर देय है, या जहां की कोई ऐसी दर नियत नहीं है वहां 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़ कर दे, तथा उस अभिवृद्धि के कारण प्रभावमान लाभ यदि कोई हो बंधककर्ता के नाम जमा किए जाएंगे। तो धारा 63 और धारा 63 ये दोनों लगभग एक ही बात कह रही हैं, बस अंतर यह है कि धारा 63 में अनुवृद्धि की बात कही गई है कि बंधक के दौरान कोई अनुवृद्धि हो जाती है तो उसमें बंधककर्ता को अधिकार होगा प्राप्त करने का, लेकिन कोई अभिवृद्धि हो रही है तो वो धारा 63 में कह रहा है कि वो भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा बंधककर्ता, लेकिन उसको उसका लागत चुकाना पड़ेगा। और कोई ऐसा बंधक धन जो संदाय करना है जिसमें कोई ऐसा संविदा है, यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसको 9% ब्याज के हिसाब से उसको चुकाना पड़ेगा, तब वो प्राप्त कर सकता है। अब धारा हम 70 देख लेते हैं, 70 में क्या है। तो 70 में कह रहा है कि बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि, अब ये यहाँ बंधकदार का अधिकार बता रहा है। तो ये कह रहा है कि यदि बंधक की तारीख के पश्चात बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। अब इसके कहने का तात्पर्य है कि जो अनुवृद्धि हो रही है वो प्रतिभूति के प्रयोजन से ही ये प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, न कि किसी अन्य प्रयोजन से। एकमात्र यदि प्रयोजन है प्रतिभूति का, जो बंधक धन है उसके प्रतिभूति के प्रयोजन से यदि जरूरी है तो उसी स्थिति में बंधकदार वो अनुवृद्धि प्राप्त करने का हकदारी होगा, अन्यथा बंधककर्ता को अधिकार है, जो धारा 63 और 63 में हम लोग पढ़ लिए। अब इसका 2 दृष्टांत है, बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि क नदी के किनारे वाला कोई खेत ख के पास बंधक रखता है, वह खेत जलोढ़ से बढ़ जाता है, अपनी प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ख इस वृद्धि का हकदार है। यानी कि जो बंधकदार है वो उसकी प्रतिभूति के लिए उसमें पूरा जो संपत्ति है उसको समायोजित करते हुए उसको प्राप्त करने का हकदार है। दूसरा इसका उदाहरण कर रहा है कि क निर्माण भूमि का कोई टुकड़ा ख के पास बंधक रखता है और तत्पश्चात उस टुकड़े पर गृह खड़ा करता है, अपनी प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ख गृह का तथा उस भूमि के टुकड़े का हकदार है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये एब्सोल्युटली ओनर मालिक नहीं हो जाएंगे इसके, ये उसी समय तक के लिए हकदार होंगे जिस समय तक बंधक एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जो ही मोचन करा लेता है बंधक करता तो उसके बाद इनके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं बंधकदार के। लेकिन बंधक के दौरान यदि कोई अनुवृद्धि हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जब तक बंधक वर्तमान में रहेगा, एग्जिस्ट में रहेगा, तब तक उसको प्रतिभूति के प्रयोजन से बंधकदार प्राप्त करने का हकदार होगा, अनुवृद्धि। तो ये बात धारा 70 में दी गई है। तो हम लोगों ने देखा कैसे धारा 63 में और 63 में और धारा 70 में कोई अभिवृद्धि होती है, कोई अनुवृद्धि होती है, तो बंधककर्ता के क्या अधिकार हैं और बंधकदार के क्या अधिकार हैं। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। एक बार डायरेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, कमेंट्री भी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।